नमस्कार और आज के इस खास सत्र में सबका स्वागत है। हम आज एक ऐसी किताब पर गहरी चर्चा करने वाले हैं जिसने आप कह सकते हैं पीढ़ियों को प्रभावित किया है। नेपोलियन हिल की बहुत मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच। नमस्कार। बिल्कुल, ये किताब 1937 में छपी थी, लेकिन इसकी बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती हैं। शायद इसलिए कि ये सिर्फ पैसा कमाने के टिप्स नहीं देती, बल्कि एक सोच, एक पूरे दर्शन की बात करती है। सही कहा। और हिल ने इसके पीछे लगभग 25 साल का शोध किया था, है ना? 500 से ज्यादा उस वक्त के सबसे सफल लोगों से मिले, उनका अध्ययन किया। हाँ, बड़े बड़े नाम शामिल हैं उसमें। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी। उन्होंने समझने की कोशिश की कि इन लोगों में क्या कॉमन था, सफलता का राज क्या था। और हमारी आज की ये बातचीत उसी किताब की एक विस्तृत समीक्षा पर आधारित है। मकसद ये है कि हिल के उन सिद्धांतों की तह तक जाएं जो उन्होंने सफलता और सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि एक पूरी तरह से समृद्ध जीवन पाने के लिए जरूरी बताएं। तो चलिए इस वैचारिक खजाने को खोलते हैं। अक्सर लोग इसके टाइटल से थोड़ा धोखा खा जाते हैं, सोचते हैं ये सिर्फ अमीर बनने की गाइड है, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है, नहीं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो मानसिकता बदलने की बात करती है, एक खास नजरिया बनाने की। ये पूरी इमारत ही मानसिकता की नींव पर खड़ी है। और हिल इसकी शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली सिद्धांत से। हाँ, पहला सिद्धांत, इच्छा यानी डिजायर। हिल कहते हैं कि कोई भी महान उपलब्धि ऐसे नहीं हो जाती, वो एक तीव्र, एक जलती हुई इच्छा से जन्म लेती है। ये सिर्फ एक उम्मीद या ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक जुनून होना चाहिए। एक ऐसा जुनून जो चैन न लेने दे। बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ इच्छा कर लेना काफी है? दुनिया तो अवसरों और परिस्थितियों से भी चलती है ना। हाँ, ये सवाल तो उठता है। हिल का तर्क ये है कि बाहरी परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनकी शुरुआत अंदर की इच्छा से होती है। एक तीव्र इच्छा, वो आपको साधन और अवसर खोजने के लिए प्रेरित करती है, या यूं कहें कि बनाने पर मजबूर करती है। अच्छा। वही इच्छा आपको मुश्किलों में असफलताओं के बावजूद टिके रहने की ताकत देती है। इसीलिए हिल के अनुसार पहला कदम है अपने लक्ष्य को लेकर एकदम साफ होना और उसे पाने की एक अडिग, प्रबल इच्छा को जगाना। ये इच्छा जितनी गहरी होगी, उसे हकीकत बनाने का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। यानी इच्छा सिर्फ सोचना भर नहीं है, ये एक तरह की प्रेरक शक्ति है। और इस इच्छा को बल देने के लिए अगला सिद्धांत आता है आस्था या विश्वास, फेथ। हाँ, विश्वास। खुद पर और अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर पूरा अटूट विश्वास। हिल नकारात्मक सोच को दिमाग से निकालने पर बहुत जोर देते हैं। लेकिन ये विश्वास कैसे लाएं? क्या ये अपने आप आता है? नहीं, हिल मानते हैं कि ये कोई अंधी श्रद्धा या सिर्फ उम्मीद पर बैठे रहना नहीं है। ये एक सक्रिय मानसिक अवस्था है जिसे विकसित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है? कैसे? उनका मानना था कि डर और शक हमारी काबिलियत को कम कर देते हैं। तो इस विश्वास को बढ़ाने के लिए वो ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। ये विश्वास एक तरह से ईंधन जैसा है जो इच्छाती गाड़ी को आगे बढ़ाता है। तो ये विश्वास ऐसा है जिसे हम सचमुच बना सकते हैं, सिर्फ इंतजार नहीं करना कि कब आएगा। हाँ, हिल का यही मानना है। ऑटो सजेशन के जरिए अपने लक्ष्य को लगातार दोहराकर और उसमें कामयाबी की कल्पना करके हम धीरे धीरे अपने मन से शक के बीज निकाल सकते हैं। ये एक तरह से अपने मन को ट्रेन करना है। और जब विश्वास गहरा होता है तो वो हमारे अवचेतन मन पर असर डालता है। और यहीं पर तीसरा सिद्धांत जुड़ जाता है, आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन। जैसा आपने कहा, यह सीधे विश्वास से जुड़ा है। खुद को बार बार सकारात्मक रूप से याद दिलाना कि मैं ये कर सकता हूं या सफलता मेरा इंतजार कर रही है। ये धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को उस दिशा में प्रोग्राम करता है। हाँ। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो बस खुद को बहलाना हुआ। क्या ये वाकई काम करता है? ये एक आम शंका है। हिल का तर्क है कि हमारा अवचेतन मन लॉजिक नहीं समझता, वो सुझावों को स्वीकार करता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। ऑटो सजेशन हमारे चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक पुल जैसा काम करता है। अच्छा। जब हम किसी विचार को भावना के साथ विश्वास की भावना, इच्छा की भावना जोड़कर बार बार दोहराते हैं, तो वो विचार हमारे अवचेतन में बैठ जाता है। और क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, यहाँ तक कि हमारी शारीरिक क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है, इस तरह हम अपने एक्शन को, अपने कामों को दिशा दे सकते हैं। ये खुद को बहलाना नहीं, बल्कि अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करना है। ये दिलचस्प है।
इच्छा, विश्वास और आत्म सुझाव, ये तीनों मिलकर एक मजबूत मानसिक बेस तैयार करते हैं। इसके बाद हिल ज्ञान के महत्व पर आते हैं। चौथा सिद्धांत है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यहाँ कुछ वाकई सोचने वाली बात है। हिल साफ कहते हैं कि सिर्फ सामान्य ज्ञान होना, मतलब हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना, बड़ी सफलता के लिए काफी नहीं है। सही कहा। खासकर जब आप आर्थिक सफलता या किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको विशेष गहरे ज्ञान की जरूरत होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ खुद ही जानना है या आपके पास बहुत सारी डिग्रियां होनी चाहिए। हाँ, हिल इस बात पर जोर देती हैं कि आपको या तो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बनना होगा या फिर ये जानना होगा कि विशेषज्ञों से ज्ञान कैसे लिया जाए और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। जैसे एंड्रू कार्नेगी खुद स्टील बनाने के एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उनके पास ऐसे एक्सपर्ट्स थे। महत्वपूर्ण है लगातार सीखना और उस ज्ञान को व्यवस्थित करना। और हिल ये भी कहते हैं कि ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है, ये सिर्फ संभावित शक्ति है। असली पावर तब बनती है जब इसे एक प्लान के तहत लक्ष्य पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। आजकल के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है ना? ज्ञान तो बहुत है, पर उसे इस्तेमाल कैसे करें? बिल्कुल। यहीं पर पांचवां सिद्धांत आता है कल्पना, यानी इमेजिनेशन। नए आइडियाज, मुश्किलों के अनोखे हल, छुपे हुए अवसर, ये सब कहाँ से आते हैं? हिल कहते हैं कल्पना की वर्कशॉप से, खास तौर पर रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन से। कामयाब लोग अक्सर हटकर सोचते हैं, चीजों को नए नजरिए से देखते हैं। हिल ने कल्पना के 2 प्रकार बताए थे शायद। हाँ बिल्कुल। एक है सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पुराने विचारों, कॉन्सेप्ट्स और प्लान्स को नए तरीकों से जोड़ती है, जैसे किसी मौजूदा प्रोडक्ट को बेहतर बनाना। और दूसरी है रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो इंट्यूशन या प्रेरणा से बिल्कुल नए ओरिजिनल आइडियाज पैदा करती हैं। हिल मानते थे कि ये क्षमता हमें अनंत बुद्धिमत्ता या इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जोड़ सकती है। अच्छा। दोनों ही तरह की कल्पना प्लान बनाने, रुकावटों को पार करने और मौकों को पहचानने के लिए जरूरी है। और हिल का मानना था कि इसे अभ्यास से, प्रैक्टिस से विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास इच्छा है, विश्वास है, ज्ञान है, कल्पना भी कर ली, लेकिन ये सब हवा में रह जाएगा अगर इसे जमीन पर न उतारा जाए। यही आता है छठा सिद्धांत, संगठित योजना, यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ सोचना काफी नहीं, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक ठोस प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप योजना बनानी होगी। और ये योजना सिर्फ एक रोड मैप नहीं है। योजना बनाने का जो प्रोसेस है वो ही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लक्ष्य क्या है, उसे पाने के लिए क्या क्या करना होगा, कौन से रिसोर्सेज लगेंगे और सबसे जरूरी हम बदले में क्या देने को तैयार हैं। कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, आपको अपना समय, मेहनत, ज्ञान या कुछ और निवेश करना ही होगा। और अगर प्लान काम ना करे तो अक्सर पहली कोशिश में नाकामी मिलती है। यहीं हिल की सलाह बहुत काम की है। वो कहते हैं हार मत मानिए, नाकामी को एक टेम्पररी चीज समझें, उससे सीखें और फौरन एक नया प्लान बनाएं। अगर वो भी फेल हो तो तीसरा बनाएं, लेकिन अपना आखिरी लक्ष्य कभी ना बदलें। ये लचीलापन और दृढ़ता का एक कॉम्बिनेशन है। ये रवैया सीधे अगले सिद्धांत से जुड़ता है, जो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। 7वां सिद्धांत है निर्णय क्षमता, डिसीजन। हिल ने पाया कि सफल और असफल लोगों के बीच एक बड़ा फर्क यहीं आता है। सफल लोग तेजी से और मजबूती से फैसले लेते हैं, वे टालम टोल नहीं करते। और एक बार फैसला लेने के बाद वे उस पर टिके रहते हैं। वे आसानी से दूसरों की राय या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। इसके उलट जो लोग असफल होते हैं वे अक्सर फैसले लेने में बहुत देर करते हैं, और अगर ले भी लेते हैं तो पहली मुश्किल या किसी के कहने पर उसे बदल देते हैं। हिल के अनुसार टालम टोल और अनिर्णय सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक मजबूत निर्णय आत्मविश्वास और दिशा दिखाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या जल्दबाजी में लिया गया फैसला गलत नहीं हो सकता? अच्छा सवाल है। शायद हिल का मतलब आंख बंद करके फैसले लेना नहीं था, बल्कि जानकारी के आधार पर जल्दी फैसला लेना और फिर उस पर टिके रहना था। हाँ, जरूरत पड़ने पर थोड़ा एडजस्ट करने की गुंजाइश रखते हुए। संभवतः यही निर्णय लेने के बाद आता है 8वां सिद्धांत, दृढ़ता, यानी लगातार प्रयास, परसिस्टेंस, इच्छा शक्ति को बनाए रखना, खासकर जब रास्ता मुश्किल हो। हिल का मानना था कि ज्यादातर लोग मंजिल के बहुत करीब आकर हार मान लेते हैं क्योंकि उनमें दृढ़ता की कमी होती है। इसे आजकल ग्रिट भी कहा जाता है ना? वो जज्बा जो आपको हार मानने नहीं देता। बिल्कुल, ये वही है।
दृढ़ता इच्छा शक्ति और आदत का मिश्रण है। ये अंधी जिद नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्रयास है लगातार लगे रहने का, चाहे प्रोग्रेस धीमी हो, चाहे निराशा घेर रही हो। हिल का मानना था कि दृढ़ता अक्सर टैलेंट या ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी होती है। प्लान फेल हो सकते हैं, लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन दृढ़ता ये पक्का करती है कि लक्ष्य नजर से ओझल ना हो। थॉमस एडिसन का वो बल्ब बनाने के लिए हजारों बार कोशिश करना इसका क्लासिक उदाहरण है। एकदम सही। अब 9वें सिद्धांत पर आते हैं, जो सहयोग की शक्ति के बारे में है, मास्टरमाइंड अलायंस। मास्टरमाइंड अलायंस अकेले चलना मुश्किल हो सकता है। हिल सलाह देते हैं कि अपने लक्ष्य के लिए समान सोच वाले, सपोर्टिव और काबिल लोगों का एक समूह बनाएं। आजकल की भाषा में कहें तो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, लेकिन ये शायद उससे कुछ ज्यादा गहरा है। हाँ, ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह जो एक खास मकसद के लिए अपने ज्ञान, अनुभव और रिसोर्सेज को एक तालमेल के साथ मिलाते हैं। हिल का मानना था कि इस तालमेल से एक तीसरा मन या एक अदृश्य शक्ति पैदा होती है जो समूह में हर सदस्य की अकेली शक्ति से कहीं ज्यादा होती है। अच्छा, ये विचारों के आदान प्रदान, मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी का एक शक्तिशाली सिस्टम है। एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी सफलता का बहुत बड़ा क्रेडिट अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को दिया था। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है, खासकर आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहां सहयोग बहुत जरूरी है। अब आते हैं 10वें सिद्धांत पर, जो थोड़ा व्यक्तिगत और आंतरिक है, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये सिद्धांत अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है या इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। हिल का इससे क्या मतलब था? ये एक सेंसिटिव विषय है और हिल का उद्देश्य इसे रचनात्मक तरीके से पेश करना था। उनका मानना था कि यौन ऊर्जा मनुष्य की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है रूप बदलना। हिल का सुझाव था कि इस शक्तिशाली भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा को, जो अक्सर जुनून, उत्साह और क्रिएटिविटी से जुड़ी होती है, दबाने के बजाय इसे सचेत रूप से अपने लक्ष्यों, अपने काम या अपनी कला की ओर मोड़ना चाहिए। ये ऊर्जा जब रचनात्मक दिशा पाती है तो असाधारण परिणाम दे सकती है। ये ऊर्जा को खत्म करने की बात नहीं, बल्कि उसे ऊंचे लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करने की बात है। तो ये मूलतः अपने सबसे शक्तिशाली भावनाओं और ऊर्जा को कंट्रोल करके उसे प्रोडक्टिव कामों में लगाने की बात है। संक्षेप में, हाँ, ये प्रेरणा और सहन शक्ति का एक शक्तिशाली स्रोत बन सकता है। अब 11वें सिद्धांत पर आते हैं, अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। हमने ऑटो सजेशन के संदर्भ में इसकी बात की थी, लेकिन हिल इसे और विस्तार देते हैं। वे कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। उपजाऊ जमीन? हाँ, ये बिना सवाल किए किसी भी विचार के बीज को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और उसे उगाता है, उसे पोषित करता है। अच्छा, इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि हम अपने चेतन मन के गेटकीपर बने और सावधानी से चुने कि हम किन विचारों को अंदर आने देते हैं। ऑटो सजेशन के माध्यम से हम जानबूझकर सकारात्मक बीज बो सकते हैं, विश्वास के, सफलता के, अपनी इच्छा के। अवचेतन मन हमारी आदतों, भावनाओं, इंट्यूशन और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, अंततः अपने बाहरी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। आजकल की साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी अवचेतन प्रक्रियाओं के महत्व को मानती हैं। अगला 12वां सिद्धांत है मस्तिष्क, द ब्रेन। हिल उन सामे मस्तिष्क को विचारों के लिए एक प्रसारण और स्वागत स्टेशन, यानी ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन के रूप में देखते हैं। ये थोड़ा रहस्यमय लगता है ना? उनका मानना था कि विचार एक प्रकार की ऊर्जा या वाइब्रेशंस हैं। हाँ, एक कॉन्सेप्ट उनके समय के हिसाब से थोड़ा गूढ़ था और इसे लिटरली लेना जरूरी नहीं, लेकिन इसके पीछे का साइकोलॉजिकल सच महत्वपूर्ण है। हमारी जो प्रमुख मानसिक स्थिति है, हमारी सोच, हमारा नजरिया, वो एक तरह का सिग्नल भेजती है। जब हम पॉजिटिव, रचनात्मक और उत्साही होते हैं तो हम वैसे ही विचारों, लोगों और अवसरों के प्रति ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं, उन्हें ज्यादा आकर्षित करते हैं। अच्छा, इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक मानसिक मॉडल कह सकती हैं, या कन्फर्मेशन बायस का प्रभाव, जहां हम वही देखते हैं जिस पर हमारा ध्यान होता है। एक पॉजिटिव मानसिक ब्रॉडकास्ट हमें समाधान और सहयोग के प्रति अधिक खुला बनाता है। और अब हम पहुंचते हैं 13वें और अंतिम सिद्धांत पर, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। हिल इसे अपने दर्शन का शिखर मानते हैं। ये क्या है? कोई जादुई शक्ति? हिल के अनुसार ये कोई जादू नहीं,
बल्कि बाकी सभी 12 सिद्धांतों में महारत हासिल करने का नतीजा है। ये एक विकसित अंतर्ज्ञान है, इंट्यूशन है या सहज बोध है। ये अनुभव, ज्ञान, रचनात्मक कल्पना और अचेतन मन के तालमेल से पैदा होने वाली एक उच्च मानसिक क्षमता है। हिल के अनुसार ये अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ने की क्षमता मानते थे। वो पल जब आपको अचानक कोई हल सूझ जाता है या सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ आ जाती है, जिसका कोई तात्कालिक लॉजिकल कारण नहीं होता। ये वो आहा वाले मोमेंट्स हो सकते हैं। ये अनुभव और गहरी समझ से विकसित होती है, न कि किसी रहस्यमयी शक्ति से। तो ये थे नेपोलियन हिल के 13 सिद्धांत। अगर हम इन सब का सार निकालें, मुख्य सबक क्या है? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यही है कि सफलता या समृद्धि आपकी जेब में या बैंक खाते में शुरू नहीं होती, ये आपके दिमाग में शुरू होती है। आपकी सोच, आपकी मानसिकता ही सब कुछ तय करती है। बिल्कुल। और हेल के लिए अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसों का ढेर नहीं था। ये एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट था, जिसमें व्यक्तिगत संतुष्टि, मानसिक शांति, अच्छे रिश्ते, आत्मविश्वास और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी शामिल थी। सही है। पैसा इन सबका एक स्वाभाविक परिणाम हो सकता है, लेकिन असली दौलत एक समृद्ध, उद्देश्यपूर्ण जीवन है। संक्षेप में कहें तो ये किताब सिखाती है कि सफलता कोई किस्मत की बात नहीं है, बल्कि कुछ निश्चित सीखे जा सकने वाले सिद्धांतों पर चलने का नतीजा है। इसके लिए चाहिए एक स्पष्ट लक्ष्य, उस पर अटूट विश्वास, पॉजिटिव सोच जिसे लगातार बनाए रखना है, जरूरी ज्ञान हासिल करना, एक ठोस योजना बनाना, तुरंत फैसले लेना और सबसे जरूरी हार न मानने वाली दृढ़ता। ये एक तरह का मानसिक और व्यावहारिक फ्रेमवर्क है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अपना सकता है, चाहे वो बिजनेस हो, कला हो या पर्सनल ग्रोथ। नेपोलियन हिल के ये सिद्धांत लगभग 80-90 साल पुराने हैं, लेकिन आज की तेज रफ्तार, अनिश्चित दुनिया में भी ये आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक लगते हैं। ये सोचना वाकई प्रेरित करता है कि कैसे हमारे विचार, हमारा विश्वास और हमारी लगन हमारी हकीकत को शक्ल दे सकते हैं। और शायद यहीं पर आज के सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना दिलचस्प होगा। इन 13 सिद्धांतों में से अगर कोई व्यक्ति आज सिर्फ एक सिद्धांत को, चाहे वो अपनी इच्छा को स्पष्ट करना हो या दृढ़ता का अभ्यास करना हो या एक मास्टरमाइंड समूह बनाना हो, पूरी ईमानदारी और गंभीरता से अपने जीवन या काम में लागू करना शुरू करे, सिर्फ एक, तो अगले कुछ महीनों या एक साल में उसके नजरिए, उसकी आदतों और उसके नतीजों में क्या संभावित बदलाव आ सकता है, ये सोचने और शायद आजमाने लायक बात है।